हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग बिहार बोर्ड का हिंदी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैंने चैप्टर 5-6 तक पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितना सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनने वाला है देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर को आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़े, किताब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जरूर किताब ले करके पढ़िए जरूर, ठीक है ना। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसका सवाल का जवाब दे पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाइएगा। और अगर आप लोग ये सब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो तो इस आईडी से मुझे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, सवाल 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। आप लोग भी देखिए कहाँ तक आपका सवाल याद है। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है, उस विचारधारा को क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसको क्या कहते हैं? मार्क्सवाद या निर्विवाद, समाजवाद या भौतिकवाद? तो क्या कहेंगे उसको? भौतिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकवाद कहते हैं। दूसरा सवाल है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? क्रीट की सभ्यता से या मिशन की सभ्यता से या एथेंस की सभ्यता से या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली ये मिस्र होना चाहिए, मिस्र। तो याद कीजिए, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, एथेंस की सभ्यता से, यानी कि यूनान, एथेंस यूनान को बोला जाता है। सारे यूरोप जो है ना, यूनान की सभ्यता से जो है प्रभावित थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, शेली और बैरन कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यूनान के थे, अफ्रीका के थे या भारत के थे? शेली और बैरन, ठीक है ना। ये कहाँ के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान के थे। ओके, नेक्स्ट है, जारशाही शासन का संबंध था। तो आपने पढ़ा होगा, जारशाही शासन जो है रूस में, क्योंकि रूस का जो सम्राट को जार बोला जाता था, है ना। तो जारशाही शासन कहाँ था? रूस में था। पांचवा सवाल देखिए, रूस की क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए भी, और इतिहास में भी सवाल पूछा जाता है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916 में, 17 में, 21 में, 20 में? तो याद कीजिएगा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट बोलते हैं, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्या है? यानी कि व्यास जी ने कौन सी ग्रंथ लिखी और वाल्मीकि जी ने कौन सी ग्रंथ लिखी? तो देखिए यहाँ पे गीता, रामायण, मतलब एक सीक्वेंस है। पहले व्यास जी का नाम है तो पहले उन्हीं की किताब आएगी, ठीक है ना। फिर वाल्मीकि जी का नाम है तो उसके बाद उसकी किताब आएगी। ऐसा नहीं कि पहले वाल्मीकि फिर व्यास जी का। तो पहले व्यास, तो व्यास जी ने, पता आपको, मैं आपको बताऊँ, गीता को लिखा इन्होंने, और वाल्मीकि जो है रामायण को लिखा। ऐसे व्यास जी ने महाभारत को भी लिखा है। लेकिन देखिए इस ऑप्शन को उलट दिया गया। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और महाभारत भी व्यास ही ने लिखा, ठीक है ना, व्यास जी ने। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सवाल जो ना, ऑप्शन भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की है, नामवर सिंह का है, जगदीश गुप्त का है या डॉक्टर नागेंद्र का है? तो याद कीजिएगा, रामविलास शर्मा का है, यानी कि उनकी द्वारा लिखा गया है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ओके, 9वां सवाल देखिए, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। सभ्यता का कौन सा स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? तो याद कीजिएगा, वर्ग युद्ध, यानी कि सभ्यता का हर स्तर जो है वर्ग युद्ध नहीं होता है। 10वां सवाल देखें, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य पराधीन या जड़ या परतंत्र या स्वाधीन? साहित्य जो है सापेक्ष रूप से क्या होता है? स्वाधीन होता है। याद कीजिएगा इस बात को ध्यान से, चूंकि ये सवाल पूछा गया है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है। ओके, आगे, एथेंस किस महादेश में आता है? तो एथेंस तो पता चल गया ना, यूरोप, क्योंकि यूरोप की सभ्यता के बारे में पढ़ना हम लोग, एथेंस की सभ्यता के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यूरोप में आता है। 12वां सवाल देखिए, बायरन किस भाषा के कवि है? तो आपने पास शेली और बैरन, शेली और बैरन दोनों कवि हो गया, है ना। कवि का नाम, यानी कि आदमी का नाम है, कवि का नाम है। तो बायरन किस भाषा के कवि है? हिंदी का या संस्कृत का या अंग्रेजी का या फ्रेंच का? ओके, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी का। बायरन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। नेक्स्ट सवाल है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, VVI सवाल, इसको याद करो कि निराला की साहित्य साधना जो है किसकी कृति है? रघुनाथ सिंह या रघुवीर सिंह, रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध की? तो याद कीजिएगा, रामविलास शर्मा, क्योंकि इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। रामविलास शर्मा की कृति, उन्हीं की रचना के बारे में हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली सी बात है कि इन्हीं की रहेगी, है इसी की है। ओके, आंसर हमारा सी ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपने जितना भी निबंध पढ़ा होगा या कहानी पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं कोई किताब से लिया गया होगा, है ना। तो याद कीजिएगा, परंपरा का मूल्यांकन जो है परंपरा का मूल्यांकन किताब का ही नाम है और उसी से जो है मतलब एक निबंध निकाल के आपकी किताब में दे दिया गया है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? जब आप किसी दूसरों की नकल करोगे, साहित्य मतलब लिटरेचर को दूसरों को नकल करोगे तो उत्तम नहीं होगा ना, मध्यम भी नहीं होगा, एक अध्यम होगा। अध्यम का मतलब जैसे कहते हैं ना, छोटी नॉलेज खतरनाक होती है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस, है ना। तो छोटी ज्ञान, आप किसी को देख के नकल करके लिखोगे तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है ना, उसी को बोला गया अध्यम। आगे बढ़ते, रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? यानी कि ये सब जो है ना पेंटर का नाम है। रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेल, ये सब जो है इटली के हैं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, शेक्सपियर कौन थे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इससे सवाल तो हमेशा पूछा जाता है, शेक्सपियर कौन थे? एक नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार या निबंधकार थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है ना, नाटककार। और कहीं कहीं कवि के भी आता है, जिक्र आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे है, निराला की साहित्य साधना कितने खंड में रचित की गई है? देखिए निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में, खंड का मतलब कितने भाग में इसको बांटा गया है? तो 3 भाग में, 3 खंडों में लिखा गया है। ओके, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद कीजिएगा, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में, 10 अक्टूबर 1912 को जो है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। 20वां सवाल देखिए, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब जन्म हुआ था? यानी कि लेखक से आपको ना ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, कब जन्म के बारे में पूछेगा, और ज़्यादा होगा तो उसको कौन सा अवार्ड मिला है वो बोलेगा सवाल में, या तो फिर उनकी रचना क्या है। ये 3-4 सवाल उससे पूछा जाता है, बाकी कहानी से पूछा जाता है। कहानी आप पढ़ोगे तो उससे किताब के बीच, ठीक है ना, चैप्टर से पूछा जाता है बाकी। तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था उच्चगांव सानी में, ठीक है ना, उच्चगांव सानी में। सानी एक जगह है, जैसे मथुरा कैसे जान रहे हैं ना, वहाँ एक गाँव है उच्चगांव। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? देखिए रचना के बारे में पूछा गया, तो प्रेमचंद और उनका युग जो किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। देखिए हर जितना सारा राइटर है ना, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी अपनी किताब में, जो डाली हुई जो आपकी किताब में है। तो रचनाओं को एक बार पढ़ना, चूंकि रचना से भी सवाल पूछा जाता है। और सबसे टफ मुझे ये भी मुझे सबसे टफ, सबसे हार्ड लगता है, क्योंकि इतना सारा चैप्टर है और एक राइटर ने 15-20 किताब में दिया कि उन्होंने ये रचना किया, ये रचना किया, ये रचना किया। अब सोचिए किसको याद करेंगे, लेकिन जो टॉप वाला सवाल है जो पूछा जाता है उसको कम से कम ध्यान दीजिएगा, बाकी रचना सवाल पूछा जाता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? देखिए अभी आगे ना, वर्ग युद्ध जो है नहीं होता है ना, सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? अभी ये सवाल आया था ना कि साहित्य जो है सापेक्ष रूप में स्वाधीन होती है ना जी। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होती है? स्वाधीन होती है, पराधीन नहीं होती है। ओके, लैटिन कवि कौन है यहाँ पे? वर्जिल, वायरल, शेक्सपियर या रेनर मारिया रिल्के? तो कौन है? वर्जिल जो है ये लैटिन कवि है। ओके, याद कीजिएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो ये तो नाम से पता चला, तार सप्तक, सप्तक मतलब 7 होता है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे है, आज्ञे तो एक राइटर का नाम है। तार सप्तक कब संपादित किया, मतलब कब जो इसका पब्लिश किया, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1943 में। नोट कर लीजिएगा, सवाल जो हार्ड लगे उसको नोट कीजिएगा, बाकी आप पढ़िए, याद हो जाएगा। लेकिन लेसन वाइज आपके पास एक सवाल होना चाहिए, हालांकि गाइड में तो मिल जाएगा आपको। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए पूछा गया ना, राइटर को कौन सा अवार्ड मिला? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किस रचना पर उसको अवार्ड मिला? यानी कि कुछ ऐसी रचना करते हैं ना उन्होंने, जो उसकी वजह पे उसको मिलता है, अवार्ड मिल जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा अवार्ड मिला, किस रचना पे मिला, ये भी सवाल पूछता है। तो याद कीजिएगा, निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में था ना, उसी पर जो इनको क्या मिला? साहित्य पुरस्कार मिला। देखिए याद कीजिएगा, सवाल पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। किसकी लिखने पे, किसकी रचना पे? तो निराला की साहित्य साधना कृति पे। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिम मतलब होता है आदि मानव, अति प्राचीन, एकदम प्राचीन, अति प्राचीन, बहुत ही ज्यादा, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अपने आप में एक अलग से जो है ना एक राइटर रहा है, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में इन्होंने लिखा रामविलास शर्मा,
मैंने इनकी जीवनी बारे में बोलो जो भी। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? अब देखो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 2000 में 10 मई, शायद 10 मई 30 मई सॉरी 30 मई 2000 को जो है ना दिल्ली में रामविलास शर्मा की मृत्यु हो गई थी। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो याद कीजिएगा समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है ना, समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सिलसिला हो चुका है खत्म। अब देखिए हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव यहाँ पे सवाल देखिए ध्यान से, और यहाँ पे देखिए परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना कर चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। इस सवाल को मेरे से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये कहानी से दिया गया है ना। तो एक बार कहानी जरूर पढ़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसका पास नहीं लिखा हो स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी जिसको पीडीएफ लेना है तो आप ना व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए AA ऑनलाइन सोल्यूशन प्ले स्टोर से, है ना, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए AA ऑनलाइन सोल्यूशन, और वहाँ पे ना आपको पीडीएफ और नोट्स जो भी लेना है बहुत सस्ते दामों में वहाँ पे अवेलेबल है। आप सब सब्जेक्ट का पीडीएफ और नोट्स वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, जो क्वेश्चन आपको लिखने को होगा आप लिख लीजिएगा, है ना, सब क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल बन जाता है, देखिए ढेर 8 नंबर सवाल। और ये सब सवाल आप बता सकते हो जब आप कहानी को पढ़ोगे, निबंध पढ़ोगे, जो भी चैप्टर में दिया हुआ है। तो अब आपको एक बार जरूर सवाल को पढ़ना चाहिए, सवाल का जवाब जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे इसका आंसर आपको वेबसाइट में मिलेगा। हमारा वेबसाइट पर विजिट कीजिए AAonlinesolutionofficial.com, है ना। गूगल पर सर्च कीजिए AAonlinesolutionofficial.com, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको इस सभी सवाल का जवाब अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप कांटेक्ट करें, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे 15 सवाल इस चैप्टर से दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में बहुत अच्छी तरीके से होगा। सब्जेक्टिव भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।